दोस्तों 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तब इसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इसके फाउंडर ललित मोदी रातों रात हीरो बन गए और इन्हें आईपीएल की शुरुआत का पूरा क्रेडिट दिया गया। लेकिन कौन जानता था कि इतने बड़े क्रिकेट लीग को शुरू करने में कितना बड़ा स्कैम छुपा हुआ था। तो आखिर ललित मोदी स्कैम की रियलिटी क्या थी, कैसे यूएसए जैसी कंट्री में भी क्राइम करके ललित भारत आए और यहाँ बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों ललित पैदा तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में हुए थे, लेकिन शुरुआत से ही इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने की वजह से वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। एक्चुअली उनके फादर कृष्ण कुमार मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नाम की टोबैको कंपनी के मालिक रह चुके हैं। अब अगर आपको कंपनी के नाम से ना समझ आया हो तो मैं आपको बता दूं कि इसी कंपनी के अंडर मालबोरोन, फोर्स्क्वायर, रेड एंड वाइट और स्टेलर जैसे सिगरेट ब्रांड्स आते हैं। इसके बाद ललित मोदी अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूएसए चले गए, जहां से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। लेकिन वहां रहते हुए इन पर हमले, किडनैपिंग और कोकीन डीलर जैसे इल्ज़ामात लगे। एक्चुअली 1985 में जब ललित मोदी सेकंड ईयर में थे तो वो और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक होटल में $10,000 में हाफ केजी कोकीन खरीदने की कोशिश की। लेकिन सेल्समैन ने इनके साथ धोखा किया और इन्हें गन दिखाकर धमकी दी और सारे पैसे लूट लिए। हालांकि अगले दिन ललित मोदी और इनके दोस्तों ने एक स्टूडेंट की पिटाई कर दी, क्योंकि इनको लगता था कि इस धोखे के पीछे उसी का हाथ था। अब नतीजा ये हुआ कि 1 मार्च 1985 को ललित मोदी को कोकीन, हमले और किडनैपिंग की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने इन गुनाहों को उन्होंने कोर्ट में भी कबूल किया, जिसके बाद इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जेल में रहते हुए ललित ने यूएस गवर्नमेंट से अपनी सज़ा कम करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इन्हें 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा। आगे चलकर ललित मोदी ने गवर्नमेंट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की कि वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार हैं, इसलिए इन्हें इनकी फैमिली के पास इंडिया वापस जाने दिया जाए। और फिर यूएसए गवर्नमेंट के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ललित 1986 में भारत वापस आ गए। अब इंडिया आकर इन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अपने इस बिज़नेस में इनका दिल नहीं लग रहा था। और यही वजह थी कि 1993 में उन्होंने फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करके मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया। मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क ने फैशन टीवी से ही भारत में डिज्नी के कुछ कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ 10 साल के लिए हाथ मिलाया। लेकिन जब इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तब इन कंपनीज ने दोबारा से ललित मोदी के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि वो ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करते हैं। इसके बाद से अपने इस बिज़नेस में भी फेल होने के बाद ललित ने सन 2002 में ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंट्री मारी, क्योंकि इसी साल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को हरी झंडी दे दी थी। ऐसे में के मोदी पहली कंपनी थी जिसने इस फील्ड में अपना कदम रखा और केरला में सिक्सो नाम की कंपनी की शुरुआत की। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों ने ललित मोदी पर पैसा हड़पने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद सन 2004 में केरला गवर्नमेंट ने कंपनी पर बैन लगा दिया। अब अपने कई सारे बिजनेसेस में फेल होने के बाद ललित मोदी किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और इसी दौरान इन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। अब जब वो यूएसए में थे तो वहाँ उन्होंने देखा था कि बहुत सारे गेम्स की प्राइवेट लीग हुआ करती हैं, जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैचेस खेले जाते हैं और ये स्पोर्ट्स इवेंट वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर भी है। यहीं से ललित मोदी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इंडिया में भी क्रिकेट की कोई ऐसी लीग बनाई जाए और अपनी इस आइडिया को लेकर वो बीसीसीआई के पास पहुंचे, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन था कि इस काम के लिए इन्हें परमिशन मिल जाएगी। लेकिन बीसीसीआई ने इनके इस ख्याल को बुरी तरह से ठुकरा दिया। इसके बाद से ललित मोदी को एक बात समझ में आ गई कि अगर क्रिकेट लीग की शुरुआत करनी है तो पहले इन्हें खुद बीसीसीआई पैनल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की मदद से उन्होंने हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन किया। लेकिन इसके अगले ही साल कुछ अननोन रीजंस की वजह से ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 2004 में पंजाब गवर्नमेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए और फिर बाद में वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बने। फिर आया साल 2005 जब शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया और कहा जाता है कि पवार को ये पोस्ट दिलाने के लिए ललित मोदी ने खूब स्ट्रेटजीज अपनाई और पर्दे के पीछे से भरपूर सपोर्ट भी किया। इसके बाद से ये शरद पवार के बहुत ही खास बन गए और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन्हें इसी साल ही बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और दोस्तों इस तरह से ललित मोदी बहुत ही कम अरसे में अपनी मंजिल तक पहुँच गए, क्योंकि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन इनके लिए काफ़ी थी। अब बीसीसीआई ज्वाइन करते ही अपने सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे, जिसमें पहला था सारे टीम मेंबर्स का दिल जीतना। इसके लिए इन्होंने अपनी बिजनेस स्किल्स दिखानी शुरू की, क्रिकेट एड से रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज किए और ऐसी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स रन की जिससे बीसीसीआई का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। ललित मोदी के इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हर कोई उनसे मुतासर होने लगा और वो बीसीसीआई में सबसे ट्रस्टेबल लोगों में गिने जाने लगे।
इसके बाद वो कई सारी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील्स अकेले ही करने लगे और बाकी मेंबर्स भी इनके हर डिसीजन को सपोर्ट करते थे। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही वक्त था अपने आइडियाज़ के लिए मेंबर्स को एग्री करने का, और इन्हीं दिनों ललित मोदी को अपने ख्वाब को पूरा करने का एक गोल्डन चांस भी मिल गया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में जी इंटरटेनमेंट, जो जी टीवी और जी न्यूज़ जैसे चैनल्स को ऑन करती है, इसने आईसीएल की शुरुआत की, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूएस की इन प्राइवेट लीग्स के जैसा ही था, जिसके लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे। अब आईसीएल इस वक्त क्रिकेटर्स को बहुत ही ज़्यादा पैसा ऑफर कर रहा था। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स उनको ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ये सब देखकर बीसीसीआई परेशान हो गया, क्योंकि इसे डर लगने लगा था कि क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर्स अब उसके हाथों से निकलकर एक प्राइवेट कंपनी के पास चली जाएगी। इसी वजह से बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा, इसे हमेशा के लिए इंटरनेशनल और इवन डोमेस्टिक क्रिकेट से भी बैन कर दिया जाएगा। और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से जितने भी प्लेयर आईसीएल खेलने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने वहां से रिटर्न होने में ही अपनी भलाई समझी। और फिर उसके बाद ललित मोदी ने फ़ौरन अपने आइडियाज़ को बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा और इन्हें कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद की क्रिकेट लीग बनाएं जो कि बीसीसीआई के कंट्रोल में रहे। इससे बोर्ड का रेवेन्यू भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ कोई भी प्राइवेट कंपनी क्रिकेट में अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकेगी। ललित मोदी के इस आइडिया को शरद पवार के साथ ज़्यादातर बीसीसीआई मेंबर्स का भी साथ मिला और इस तरह से सन 2008 में आईपीएल का आगाज़ हुआ। आईपीएल अपने पहले ही साल में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि हर जगह ललित मोदी की तारीफ होने लगी। पर इस वक्त तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ललित मोदी ने आईपीएल में कुछ ऐसी डील्स भी की हैं जिससे सिर्फ इनके फैमिली मेंबर्स को ही फ़ायदा मिल रहा था। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज कॉस्ट जानबूझकर काफ़ी कम रखा था और इसके ज़्यादातर स्टेक्स अपने साले सुरेश चलाराम को दे दिए। इसके साथ ही कई सारी ऐसी डील्स भी सामने आई जिसका सीधा सीधा फ़ायदा उनके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को पहुंच रहा था। लेकिन सन 2010 में ललित मोदी ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी कि इनका ये इलीगल प्रॉफिट मेकिंग का तरीका सबके सामने आ गया। असल में उस वक्त रैंडी वॉस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कंपनी ने कोची टस्कर्स केरला के डील जीती थी, जिसकी को ऑनर थी सुसंदा पुष्कर, जो बाद में शशि थरूर की वाइफ बनी थी। अब कोची टस्कर्स बीसीसीआई को 10% की बैंक गारंटी नहीं दे पाया था, जो हर टीम को देनी पड़ती है, इसलिए एक साल में इस टीम को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था। अब ललित मोदी इस टीम को आईपीएल से नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसे में वो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर रहे थे और लगातार बीसीसीआई के वकीलों और टीम के मालिकों को कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस लौटा देते थे। एक हफ्ते में 9 से भी ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी थी और मामला वहीं का वहीं रुका हुआ था। हालांकि बाद में टीम्स के काफ़ी प्रेशर पर ललित मोदी को रात 3 बजे कोची टस्कर्स के कागज़ों पर साइन करना पड़ा, लेकिन साइन करने के बाद ललित मोदी पूरी तरह से बुखला गए, जिसके बाद गुस्से में इन्होंने यके बाद दीगरे कई सारे ट्वीट्स कर डाले और कोची टस्कर्स, जो एक डिस्क्लोज डील थी, इसे पब्लिकली रिवील कर दिया। साथ ही इन्होंने शशि थरूर पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद थरूर पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और इन्हें अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। इसके बाद से ललित मोदी की सारी इलीगल एक्टिविटीज़ एक एक करके बाहर आने लगी और इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के 22 अलग अलग चार्जेस लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन में इल्ज़ामात सही साबित हो गए और सन 2013 में बीसीसीआई ने इन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया। ललित मोदी पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड था। एक्चुअली 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिंगापुर बेस्ड स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसी WSG को 10 साल के लिए दे दिए थे, लेकिन WSG ने सोनी को मेन ब्रॉडकास्टर बना दिया, जिसके लिए सोनी ने इन्हें 425 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन यहाँ पर मसला ये था, इसमें से काफ़ी सारे पैसे ललित मोदी की कंपनी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे। अब जब ललित मोदी को लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो इंडिया छोड़कर लंदन भाग गए और फिर बाद में इनके खिलाफ कई सारे वारंट भी निकले, लेकिन वो इंडिया कभी भी वापस ही नहीं आए। आज लंदन में इनका आलीशान महल जैसा घर है जो 7000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। पूरे ऐशो आराम के साथ वो अपनी लाइफ शाहाना तरीके से गुजार रहे हैं। आज भी हर साल करोड़ों रुपए अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की ईडी जैसी गवर्नमेंट एजेंसी इनके भारत वापस आने का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ललित मोदी को कभी इनकी करप्शन की सज़ा मिल भी पाएगी या नहीं? अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।